औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इकनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या कवर कर लिया अभी तक? हम लोगों ने दो मेन एरियाज़ को ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक वी डेल्ट विद माइक्रो। 5 से लेकर 8 तक हम लोगों ने मैक्रो का फर्स्ट पोर्शन कवर कर लिया, यानी कि ऑन एवरेज 65 to 70% ऑफ द टेक्स्ट हैज़ बीन डन। और अब जो बाकी के 30% हैं वो आखिरी की जो आपके पास चैप्टर्स हैं 9, 10, 11, 12, 13, जो आखिरी 5 चैप्टर्स हैं वहाँ से ऑन एवरेज 30 नंबर तक का पेपर आई कैप आपसे टेस्ट करता है। तो अगर मैं सिंपल मैथ करूँ 30 डिवाइडेड बाय 5 6 और हर MCQ दो नंबर का है तो डिवाइड कर लें तो हर चैप्टर में से 3 MCQs एक्सपेक्टेड होते हैं हमेशा। पब्लिक फाइनेंस को हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज, तो आइए शुरू करते हैं। इसको मैं 1 नोट से करवाऊंगा ताकि अगर आप रीडिंग करें साथ साथ तो वो साथ ही में कवर भी हो जाए। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली होता क्या है? पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट expenditures and income by the government. Basically we are talking about government finance. Basically this is government finance. Government finance is a branch of economics which describes the mechanism to collect taxes for the state and their spendings to perform the various functions. यानी कि taxes की collection से वो लोग income कमाते हैं और जब वो अपनी इनकम ले लेते हैं नाउ दे हैव टू स्पेंड ऑन द वेरियस फंक्शंस, जिनको हम लोग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस को अगर मुझे डिवाइड करना हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं इनकम ले रहा हूं, आई एम अर्निंग इनकम, उसमें से एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दिया जाता है तो मेरे पास आ जाएगा या सरप्लस या डेफिसिट। ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे बजट्स के अंदर कि जनाब डेफिसिट बजट आ गया है, सरप्लस बजट आ गया है। डेफिसिट बजट क्या है? जब आपके खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम आपकी कम है, ये है डेफिसिट। खर्चे मेरे बढ़ चुके हैं, खर्चे मेरे 50 रुपये के हैं, इनकम मेरी 40 रुपये की है, तो मेरे पास -10 का बजट आएगा। और अगर इनकम मेरी 50 की है और ख़र्चा मेरा 40 का है तो मेरे पास सरप्लस 10 रुपये का बजट यहाँ मुझे देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो देखती है कि कितना वो लोग कमा रहे हैं, हाउ मच दे आर कलेक्टिंग फॉर टैक्स। जी, तो डेफिसिट -10 और सरप्लस +10। अब मज़े की बात यह है कि अक्सर हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग के अंदर कि जनाब आपकी जो एसेट की साइड है वो बराबर होनी चाहिए लायबिलिटी की साइड की, यानी कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो टैली होनी चाहिए। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कभी भी इनकम और ख़र्चे बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट है ही नहीं, ये टेक्निकली एक प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल है। इसको हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये नेसेसरीली इक्वल कभी भी नहीं होंगे। सिंपली पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक रिसोर्सेज आर जनरेटेड एंड वेयर दे आर एलोकेटेड टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। समाजी फलाह बहबूद के लिए हम लोग ये बजट्स वगैरह बनाते हैं ताकि इनकम भी आए और हम लोग उसको इस्तेमाल भी करें। डिफाइन करता हूँ तो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज एंड डील्स विद द एडजस्टमेंट देयर इन। इट एड्रेसेस द क्वेश्चंस एज टू हाउ द गवर्नमेंट रेज द फाइनेंस ओवर द इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कैसे अपना फाइनेंस इंक्रीज कर रही है ताकि वो बढ़ते हुए खर्चों को मीट कर सके और हमेशा कोशिश कि वो सरप्लस में रहे। So this is how the things are going right now. जी आगे चलते हैं। स्कोप क्या है पब्लिक फाइनेंस का? तो पब्लिक फाइनेंस को हम लोग 4 मेन सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक इनकम यानी कि आपका रेवेन्यू,
जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, खर्चे जहाँ पे आप अपने पैसों को लगा रहे हैं, उधार कितना लिया जा रहा है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है। तो बेसिकली इनकम स्ट्रीम और डेट, ये दो पॉजिटिव्स हैं, यानी कि यहाँ से पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर से पैसा जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी पैसा लगता है, यहाँ पे भी पैसा आपका माइनस हो रहा होगा। डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले इनकम साइड देखते हैं। पब्लिक इनकम, पब्लिक रेवेन्यू कह लें, पब्लिक इनकम कह लें। यहाँ पे आपको रेवेन्यू आता है थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स साइड्स, यानी कि टैक्सेशन से एंड नॉन टैक्सेशन एक्टिविटी से, लाइक फाइन्स, पेनल्टीज, चार्जेस, यहाँ से पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट को ये पैसा मिलता है। फर्दरमोर इट डज हाउ चेंजेस इन पब्लिक रेवेन्यू कलेक्शन आफ्टर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस कर रही है, गवर्नमेंट की खुद या उसके जो आगे अथॉरिटीज बॉडीज काम कर रही हैं। इट डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्टिव्स एंड काइंड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर विच हेल्प्स टू इवेल्युएट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। बेसिकली दिस इज द एक्सपेंस साइड, दिस इज द इनकम साइड। फिर डेट, जब आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो पैसों की तो फिर आप क्या करेंगे, डेट लेंगे। तो अगर रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको मैस लेवल के ऊपर पब्लिक बोरोइंग करनी पड़ती है। और पब्लिक बोरोइंग आप लोग किससे करेंगे, आप लोग अपने जो दोस्त ममालिक हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, नाम आपने सुना होगा, मैं लिख भी देता हूँ, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें चाइना आता है, कतर आता है, सऊदी आता है। तो ये जो ममालिक हैं, आप इनसे पैसा रेज करते हैं थ्रू डेट। और जो आपका खर्चा है इन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इंक्लूड्स पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव द वेरियस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये पॉलिसी बनाते हैं, फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे। फिस्कल पॉलिसी एंड इसके साथ बनती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये पॉलिसीज़ के साथ काम करेंगी और इस तरीके से आपका ख़र्चा यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो बेसिकली रेवेन्यू इनकम साइड बन गई है, एक्सपेंडिचर खर्चे की साइड बढ़ गई है। ख़र्चा अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं डेट लूँगा। और जहन में रखिएगा कि बजट्स बनाने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो फिस्कल हो, आपको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसका खर्चा अलग से आपको चार्ज हो रहा होगा। तो फर्स्ट पेज के ऊपर जो काम की बात है वो हम लोगों ने कवर की। नेक्स्ट, इन्हीं बातों को थोड़ा सा मज़ीद उसने कैटर किया है किताब ने। आइए देखते हैं किताब हमें मज़ीद क्या बताती है। पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस के दरमियान एक कंपैरिजन है। तो अब हमें ये पता है कि पब्लिक फाइनेंस कौन सा है, वो फाइनेंस या ऐसा फाइनेंस जो कि थ्रू गवर्नमेंट आ रहा है, और प्राइवेट फाइनेंस कौन सा है जो कि हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, फर्म्स, ये प्राइवेट है, और पब्लिक गवर्नमेंट। भाई सबसे पहली बात, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पब्लिक पहला अपना खर्चा देखता है, क्यों, उसका खर्चा ज़्यादा है, और उसके बाद अपनी इनकम को असेस करता है। मगर एक अगर घर की मैं मिसाल लूँ तो घर वाले जब अपना बजट बनाएंगे तो पहले इनकम देखेंगे कि वो कितना कमा रहे हैं, और उसके मुताबिक अपना ख़र्चा एडजस्ट करेंगे। मगर ये उलट हो जाता है जब मैं पब्लिक की बात करता हूँ। तो पब्लिक के केस में पहले मैं ख़र्चे की बात करूँगा, और उस खर्चे को देखते हुए मैं अपनी इनकम को डिसाइड करूँगा कि मुझे कितने पैसे चाहिए, इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, और कहाँ कहाँ से मुझे साथ बोरोइंग करनी है। अगर मैंने खर्चा पहले एनालाइज कर लिया है तो फिर खर्चों को पूरा करने के लिए मैं टैक्स बढ़ाऊँगा, क्यों, मुझे अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम भी बराबर रखनी है। बजटिंग, एनुअल बजट पब्लिक फाइनेंस के केस में ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आपको हर साल के एंड के ऊपर, हर माशी साल के एंड के ऊपर आपको एक बजट पेश करना ही पड़ता है, मगर घरेलू सार्फिन के लिए ये ऑप्शनल है।
आप 2 महीने के बाद बना लें, 6 माह के बाद बना लें, हर महीने बना लें, हर 15 डेज के बाद बना लें, ये आप पे ऑब्लिगेटरी नहीं है। बोरोइंग चाहे इंटरनल करनी है चाहे एक्सटर्नल करनी है वो पॉसिबल है, मगर घर में आप एक्सटर्नल बोरोइंग ही करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मेन काम क्या है? टू इंक्रीज द सोशल वेलफेयर, मगर वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। और गवर्नमेंट बाउंड है कि वो अपने तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज करे, मगर एक घर का बजट कभी भी दूसरे घर तक नहीं पहुँचता, तो ये लोग बाउंड नहीं है, ये अपना बजट छुपा के रखते हैं, सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं। तो ये एक डिफरेंस है बेसिक सा जो कि दिया गया है बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, जो कि आपको गाइड कर रहा है। एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। ये चलते हैं फ्रॉम एक्सपेंडिचर टू इनकम। यहाँ पे बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है। यहाँ पे आप अंदर से भी बाहर कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो जनरल पब्लिक से बाय कर सकती है, बोरो कर सकती है फंड्स, या बाहर से डेट ले सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर, आवाम की, समाज की फलाह बहबूद। और फाइनेंशियल मैटर्स को इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्यों? पब्लिक है ना, तो इनको आम आवाम को बताना ही पड़ेगा। मगर यहाँ पे बातें उलट हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक घर का बजट कभी भी दूसरे घर तक फ्लो नहीं करता, उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। घर वाले कभी भी अपने बच्चों से तो लोन लेंगे नहीं, बाहर से ले लेंगे, दोस्तों से ले लेंगे, अपने वालिदैन से लोन ले लेंगे, मगर बच्चों से लोन नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल बोरोइंग है, देयर इज़ नो इंटरनल बोरोइंग, देयर इज़ नो इंटरनल बोरोइंग। तो यहाँ पे इंटरनल बोरोइंग का कोई सीन हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, लेट्स मेक अ फिस्कल पॉलिसी। आइए फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी बेसिकली इट इज़ द मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, स्पेशली बाय मैनिपुलेटिंग टैक्सेस। मैनिपुलेट करते हैं, विच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नीड, चेंज्ड एज पर नीड या एज पर डिज़ायर। तो ऐसी पॉलिसी, अभी हमने एक बात की है कि हम लोग खर्चे से इनकम की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट पहले खर्चा डिसाइड करती है और फिर अपनी इनकम देखती है। तो अगर खर्चा आ रहा है मेरा 100 रुपये का, इनकम करंटली है मेरे पास 30 रुपये की, अब मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है। इसका मतलब है कि मुझे अपने टैक्सेस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। मुझे उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि मैं एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सकूं और मेरा बजट कम से कम डेफिसिट में जाए। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? इंटीग्रल पार्ट है ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और ये यूज़ होता है एज अ टूल फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इट इज़ कंसर्न विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। मोस्ट प्रिसाइसली वी कैन से इट कंप्राइजेज ऑफ डेलिबरेट गवर्नमेंट एक्शंस टू मैनिपुलेट द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारी बात हम लोग कवर कर चुके हैं। एक दफ़ा पढ़ के आपको ये दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई है तो। इसका मतलब है कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट रेवेन्यू मोड होगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोड होगा, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, एक रेवेन्यू साइड आ रही है और एक खर्चे वाली साइड आ रही है। सर रेवेन्यू साइड में क्या है? मेरे पास या टैक्स रेवेन्यू होगा या नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, या मुझे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी टैक्सेस से। टैक्सेस कौन से? प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट एंड नॉन इनडायरेक्ट सोर्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। ये क्या होते हैं? हमने अभी ये कवर करना है इन कैनल्स ऑफ टैक्सेशन। एंड देन वी हैव नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स से क्या मुराद है? आपको फाइन, पेनल्टी, चार्जेस एटसेट्रा जो गवर्नमेंट अर्न करती है पैसा। स्पेंडिंग्स कहाँ पे लगाएंगे? या डेवलपमेंट खर्चों पे लगाएंगे या नॉन डेवलपमेंट खर्चों पे लगा रहे होंगे। क्या मतलब है? डेवलपमेंट कौन से हैं? दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड एक्सक्लूसिवली फॉर डेवलपमेंट पर्पजेस
लाइक रोड्स, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रेलवे, यूटिलिटी, इरिगेशन, ये हैं डेवलपमेंट वाले खर्चे। और नॉन डेवलपमेंट कौन सा है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, डेट सर्विसिंग, सब्सिडीज देना, तो ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जनाब ये वाला खर्चा डेवलपमेंट में आता है या नॉन डेवलपमेंट में आता है? तो डेवलपमेंट वाले कौन से हैं? रोड्स, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रेलवे, यूटिलिटी और इरिगेशन। और नॉन डेवलपमेंट में कौन कौन आता है? सोशल सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डेट सर्विसिंग और सब्सिडीज प्रोवाइड करना, ये है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसी चीज़ को किताब ने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बता देती हूँ। तो टूल्स के अंदर हमारे पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम आ गई है, एक एक्सपेंडिचर स्ट्रीम आ गई है। रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू और अदर देन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स। नॉन टैक्स में क्या है? रेंटल इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट, इनकम, पेनल्टी, पोस्ट सर्विस से आया हुआ पैसा, फीस, कार्गो सर्विसेज, यहाँ से पैसा आता है, पैसा जनरेट हो रहा है। और खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा, खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं? डेवलपमेंट में या नॉन डेवलपमेंट में? तो अगर डेवलपमेंट है तो ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, सोशल सर्विसेज, डैम्स, रोड्स, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन। और नॉन डेवलपमेंट, डिफेंस के ऊपर लगा दिया पैसा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए लगा दिया पैसा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करवा दी, डेट सर्विसिंग कर दी। तो ये हैं आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो कि यहाँ पे लग रहे होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होगी, या सरप्लस में जाएगी या वो डेफिसिट में जाएगी। दो ही बात होंगी ना, या इनकम बढ़ेगी खर्चा कम होगा, या खर्चा बढ़ेगा और इनकम हमारी कम हो रही होगी। तो या वो सरप्लस होगी या वो डेफिसिट के अंदर काउंट हो रही होगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले ऑन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप करनी है, टैक्सेस को कम करके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ा के। यानी कि रेवेन्यू कम है, क्यों? टैक्सेस आपने कम कर दिया, रेवेन्यू साइड गिरा दी है, और अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है कि हम आपके ऊपर स्पेंडिंग्स, हम आपके ऊपर खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। रेवेन्यू साइड नीचे है और खर्चे वाली साइड मेरी ऊपर चली गई है। तो ये है मेरी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी। जी, तो ये जो हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, इसका बेसिकली काम क्या है? इसने इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है। और ग्रोथ कैसे देनी है? इन अ वे बाय रिड्यूसिंग द टैक्सेस। जब टैक्सेस मेरे कम हैं, ज़रा सोच के बताइएगा, टैक्सेस कम है, इसका मतलब है कि एक बंदे के पास इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जब उसको टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे। यानी कि उसके पास जो पोटेंशियल पावर है टू बाय, जो उसके पास पोटेंशियल पावर टू बाय है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? उसकी डिमांड में इंक्रीज आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि AD1 से AD2 के ऊपर डिमांड चली गई है। तो आपको याद हो, हमने कहा था कि मैक्रो के अंदर डिमांड शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में एक ही रहती है। तो शॉर्ट रन में अगर हम देखें सप्लाई के साथ, ये शॉर्ट रन का कर्व है, ये कर्व लॉन्ग रन का है। जब टैक्सेस कम है और गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है, लेट्स से गवर्नमेंट ने सब्सिडियाँ दे दी हैं, मज़ीद सस्ता कर दिया है, गवर्नमेंट ने नेटवर्क्स बना दिए हैं, रोड बना दिए, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया है, बड़ा अच्छा काम कर दिया है, निज़ाम बहुत अच्छा हो गया है और ख़र्चा भी कम आ रहा है मेरा। इसका मतलब है कि मेरे में बाइंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा खर्चने को तैयार हो जाऊंगा, तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी।
पहले AD1 और SRAS यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहाँ पे कट हो रहा है, इस पॉइंट पे कट हो रहा था। ये है मेरा पोटेंशियल GDP, ये है मेरा पोटेंशियल GDP, ये Y1, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था पहले। मगर जब ये डिमांड इंक्रीज होगी, AD1 से AD2 पे जाएगी, उससे क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। प्राइस लेवल बढ़ जाएगा मगर साथ में आउटपुट भी बढ़ जाएगी। जब मेरी आउटपुट बढ़ेगी इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही होगी। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही होगी कब, जब मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। इस पॉइंट पे तो होगी, इस पॉइंट पे तो होगी, मगर जैसे जैसे आउटपुट मेरी बढ़ती जाएगी, डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, तो फर्म्स को मज़ीद काम करना पड़ेगा। उस मज़ीद काम को करने के लिए मज़ीद लेबर चाहिए होगी, तो यहाँ पे मेरी अनएम्प्लॉयमेंट आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली जाएगी। क्यों, मैंने टैक्स कम किए में और मैंने स्पेंडिंग्स को बढ़ाया हुआ है, तो प्राइसेस इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है जब मेरा पैसा बढ़ेगा, जब प्राइसेस बढ़ेंगी, तो लोग कहना शुरू हो जाएंगे सर महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है। बेसिकली होता क्या है, आपकी अपनी ही डिमांड बड़ी होती है। महंगाई असल में है क्या, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है। तो जब डिमांड ज़्यादा है लोगों की, सप्लाई पीछे से ही कम आ रही है, तो रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, रेट्स बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। इन्फ्लेशन यही तो है। और अगर मैं इसका इन्वर्स देखूं, अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूं, कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, AD1 से AD2 पर आ गई है, प्राइसेस गिर गई हैं और आउटपुट मेरी कम हो गई है। ये क्यों होगा, क्योंकि जब पीछे प्राइसेस बढ़ी, जब पीछे प्राइसेस बढ़ी होंगी, क्यों, डिमांड बढ़ गई थी, तो अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने उसको बैलेंस करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए अब टैक्सेस बढ़ा देने। अब गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी और अपना खर्चा नीचे ले आएगी। जब टैक्सेस बढ़ाएगी, अपना खर्चा कम कर लेगी, इसका मतलब है कि आउटपुट मेरा, या जो मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो यहाँ से कट होके यहाँ पर आ जाएगा। इससे क्या होगा, अब मेरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब फर्म्स चूँकि कम प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनको लेबर भी कम चाहिए होगी और प्राइसेस ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। क्यों, अब मार्केट में चीज़ें तो अवेलेबल हैं मगर उतनी डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्विलिब्रियम पे ही चल रही होती हैं। जब इक्विलिब्रियम से हटती है, डिमांड सप्लाई में चेंज आता है और वो उसको वापस से इक्विलिब्रियम में ले आती है। ये क्यों बनाई जाती है पॉलिसी, ताकि इन्फ्लेशन को कम से कम रखा जा सके, प्राइस लेवल्स को स्टेबल रखा जा सके, और ये जो एक प्रॉब्लम है परसिस्टेंट टू द इकोनॉमी जो कि होती है, इसको काबू में किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विलिब्रियम इन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये क्या होते हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर होने वाली पेमेंट्स, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और एक बैलेंस्ड बजट बनाने के अंदर हेल्प मिलती है अगर आप एक अच्छे लेवल के ऊपर अपनी फिस्कल पॉलिसी को डेवलप कर लें। जी आगे चलते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। नंबर 1, फोरकास्टिंग। द फिस्कल पॉलिसी इज डिवाइज्ड अराउंड मैनी प्रेडिक्शंस। ये सारे बजट्स बनते किस बेस पे हैं, फोरकास्टेड होते हैं। कोई इसमें रियल इनकम नहीं होती है, हम लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, पिछले साल के फिगर्स को लेके प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं। तो जब तक हमारे पास असल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आता, हम इसको कभी भी सही तरीके से रियल टर्म्स के अंदर नहीं लिख पाएंगे। टाइम लैग हमें नज़र आता है, इनकम के आने में और ख़र्चों के होने में टाइम होता है। खर्चे फ़ौरन से तैयार खड़े होते हैं, मगर इनकम आने में, इनकम जनरेशन में, डोनेशंस मिलने में, डेट मिलने में टाइम लगता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
क्राउडिंग आउट, कभी कभी इतना ज़्यादा खर्चा आपको देखने को मिलता है कि ज़रा सी इनकम उसको कवर नहीं कर पाती है। तो जब आप खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो वो खर्चा आपकी इनकम को खा जाता है। इसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और जितना आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे उतना डिमांड को कम करते जाएंगे, लोगों में डीमोटिवेशन आएगी और वो चीज़ें कम ख़रीदना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपकी फर्म्स को भी नुकसान पहुंचेगा और माशरा ऑलरेडी दबता चला जाएगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी के साथ मिलकर काम नहीं करती पॉलिसी, तो इसके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसको हम लोग अलग चैप्टर के अंदर तसल्ली के साथ पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि लिमिटेशंस को भी आप समझ लें, और जब हम लोग ये कवर कर लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी तो ये पॉइंट आके एक दफ़ा दोबारा से रीड ज़रूर कीजिएगा। ये किताब ने एक बजट दिया हुआ है 2021 का 2022 का, तो ये एज सच MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक दफ़ा पढ़ लें कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको सिर्फ एक हौसला देगी कि हाँ बजट्स कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि ये बजट बराबर है, जो कि नॉर्मली एज सच होता नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है फिस्कल पॉलिसी को। अब आगे हम लोगों ने बात करनी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टैक्सेशन के ऊपर कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात होगी। आपने क्या करना है, आपने फिस्कल पॉलिसी का ग्राफ और उसकी बातें, और जो शुरू में हमने इंट्रोडक्शन लिया है, इसको तसल्ली के साथ रीड करना है। किताबें मैंने इसलिए ओपन की थी कि चलें आपको किताब से ज़रा समझ अगर जल्दी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग ईज़िली उसको कम टाइम में कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन और फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पे हमारा एंड होता है। सर टैक्सेशन बेसिकली है क्या? टैक्सेशन मीन्स कि आप आवाम से, पब्लिक से ज़िंदा रहने का पैसा मांग रहे हैं, यानी कि आवाम को कह रहे हैं कि हमने जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आपको रोड्स बना के दी हैं, आपको हमने एक अच्छा सिस्टम दिया है, आपको हमने नेटवर्किंग प्रोवाइड की है, डिफरेंट चीज़ें जो गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, आपको पाकिस्तान में रहने का पैसा पे करना है, दिस इज़ टैक्सेशन। तो यस, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर टैक्सेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये इंक्रीज़ हो रही है सिग्निफिकेंटली। टैक्सेशन इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, और जब ये रेवेन्यू आता है तो गवर्नमेंट अपने मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा थ्रू टैक्सेस तो वो खर्चे कहाँ से करेंगे। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, इनको मज़ीद नोट छापने पड़ेंगे, तो जब मज़ीद नोट छापेंगे तो मज़ीद महंगाई होगी। तो वन ऑफ द मेन sources of revenue is tax. सर टैक्सेशन के फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, फिस्कल मैटर्स के लिए इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। चाहे आपने डेवलपमेंट के खर्चे करने हैं, चाहे आपने नॉन डेवलपमेंट के खर्चे करने हैं, ये उसी वक्त पॉसिबल हो पाएंगे जब गवर्नमेंट के पास अच्छे अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट होगा। जब गवर्नमेंट के पास अच्छे अमाउंट में कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होगी। फिर जब आप टैक्सेस चार्ज करते हैं ना, बेसिकली होता ये है कि आप अमीर से ज़्यादा टैक्स लेकर आते हैं और गरीब से कम टैक्स लेते हैं। जब एक अमीर ज़्यादा टैक्स पे करेगा तो इसका मतलब है कि उस पर माशी दबाव बढ़ेगा और आवाम जो है वो करीब करीब आने की कोशिश करते हैं। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, यानी कि जो ज़्यादा कमा रहा है वो उतना टैक्स दे, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे। प्रोग्रेसिव टैक्स, डिस्पैरिटी ख़त्म होती है, लोग मज़ीद करीब आते हैं। जो एक अमीर और गरीब का फ़र्क है ना, वो इससे आप कम कर सकते हैं। रेगुलेटरी, गवर्नमेंट की जो डिमांड्स हैं, जो उन्होंने ख़र्चे करने हैं, उसको कवर करने के लिए वो क्या करते हैं कि जनाब आओ और आके टैक्स दो।
टैक्स रेट्स को चेंज किया जाता है, हर साल आप देखते हैं टैक्स रेट्स बदल जाते हैं। कभी किसी पे टैक्स लगा देंगे ज़्यादा, इंपोर्ट्स पर टैक्स लगा दिया ज़्यादा, वो क्यों लगाएंगे, उन्होंने एक्सपोर्ट्स पूरी करनी होंगी। या जब इंपोर्ट पर टैक्स लगा दिया है वो इसलिए भी लगाया होगा कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिले, तो रेगुलेशन के तौर पे भी ये टैक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। इंसेंटिव्स, आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे उतनी ज़्यादा महंगाई कम होती चली जाएगी। क्यों? गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, गवर्नमेंट वो पैसा लगाएगी, एक्सपेंडिचर करेगी, तो लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। तो ये स्पेशल टैक्स अरेंजमेंट्स हैं दैट कैन बी स्टिपुलेटेड फॉर सर्टेन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट अचीवमेंट। जितना टैक्स देंगे उतना ज़्यादा आपको ही इन रिटर्न बेनिफिट मिलने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हमारे पास एडम स्मिथ। सबसे पहला है कैनन ऑफ इक्वालिटी। द सब्जेक्ट्स ऑफ एवरी स्टेट जो कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज नियरली एज पॉसिबल, होना ये चाहिए कि इक्वालिटी के बेस के ऊपर, जस्टिस के बेस के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। जो बर्डन है वो इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी टैक्स पेयर बेस्ड ऑन द रेवेन्यू, यानी कि ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स और कम इनकम के ऊपर कम टैक्स लगाएं। सर्टेनिटी, जो आपने टैक्स पे करना है, टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि उसने असल में पे कितना करना है, वो अमाउंट इजीली सर्टन कर सके। जब वो पेमेंट करने के लिए जाए, जिस मैनर में वो पेमेंट कर रहा है उसको पता हो, ही शुड बी क्लियर कि यार मुझे करना क्या है। अक्सर लोग तो टैक्स इसलिए पे नहीं करते क्योंकि वो अनसर्टन होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे डिफरेंट ख्याल होते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट पैसा लेके खा जाएगी, चले मैं पे करने जा भी रहा हूँ तो मुझे कितना पे करना है मुझे यही नहीं पता, मुझे कहाँ जाना है, मुझे रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है। उसी के अंदर आप 100 मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, इतना मुश्किल फॉर्म बना देंगे कि उससे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो सर्टेनिटी मिसिंग होनी नहीं चाहिए, सर्टन रखें चीज़ों को, आर्बिट्रेरी ना रखें, अजम्पशंस पे ना जिएं। तमाम टैक्स पेयर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई उनका टैक्स क्या बनता है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छी डिवाइस इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो कि आपको टैक्स फ़ौरन से आसान वे में निकाल कर दे दे, और गवर्नमेंट को इस पे ख्याल करना चाहिए। कन्वीनियंस, बस जितना ज़्यादा आप उसको कन्वीनियंट ऑफ पेमेंट बनाएंगे उतना आसानी से आपके लोग आपको टैक्स पे कर देंगे। अब अगर टैक्स पे करना है और लाइनें लगी हुई हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उस लाइन में जाके खड़ा और अपना टाइम ज़ाया करे। तो आपको कन्वीनियंस भी देनी है अपने टैक्स पेयर को। यू हैव टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट टाइम और उसको कन्वीनियंट बनाएं ताकि लोग आएँ और उसके अंदर अपनी पेमेंट्स को कर सकें। तो इस पेज के ऊपर अगर हम ज़रा गौर से देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ फंक्शंस। और फंक्शंस में हमारे पास 4 बातें थी: फिस्कल, एलोकेशन, रेगुलेटरी और इंसेंटिव। एंड कैनन्स में 3 हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, सर्टन होना चाहिए, और जो अमाउंट आपने निकालनी है दैट शुड बी मच मोर कन्वीनियंट, ताकि लोग अच्छे टाइम पे अच्छे मैनर में घर बैठ के भी उसको बड़ी आसानी के साथ पेमेंट कर सकें। टाइम एंड मैनर शुड बी कन्वीनियंट, और जितना ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों को इससे भगाते जाएंगे। तो ये आपने जितना पॉसिबल हो कन्वीनियंसी से बाहर नहीं निकलना। यू शुड मेक इट कन्वीनियंट एज पॉसिबल एज यू कैन, अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग टैक्स पे करने से घबराएंगे। तो अगर आपने अमाउंट सर्टन रखी हुई है, मेथड कन्वीनियंट है और इक्वालिटी के साथ चल रहे हैं, लोगों को पता है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, क्योंकि अगर तो लोग इसको बर्डन के तौर पे ट्रीट करेंगे, अगर तो लोगों ने इसको बर्डन के तौर पे लेना है तो फिर इसमें से फ़ायदा वो लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो गवर्नमेंट को
एटलीस्ट इन 3 बातों का तो ख्याल रखना ही रखना है। उसके साथ कुछ और कैनन्स भी हैं, देखते हैं। नाउ इकोनॉमी, वो कहता है एवरी टैक्स ऑट टू बी सो कंट्रीब्यूटेड एज बोथ टू टेक आउट एंड कीप आउट ऑफ पॉकेट्स ऑफ द पीपल एज लिटिल एज पॉसिबल ओवर एंड अबव व्हाट इट ब्रिंग्स टू द पब्लिक ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग कम करें, एक है टैक्स पे करना, एक है टैक्स निकलवाने के लिए जो गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, जो कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ रही है टैक्स निकलवाने के लिए, वो स्मॉल होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा है मगर इनकम जो जनरेट हो रही है वही कम है। तो दिस कॉस्ट शुड बी, या कम करें या एटलीस्ट इसको इक्वल कर दें टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, विच मीन्स कि आपको लॉस ना हो। ये ना हो कि आप टैक्स जमा करने के लिए जा रहे हैं, सॉरी आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट, और अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होना शुरू हो जाए। तो इसकी जो इकोनॉमिक्स है हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। देन सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल कर देंगे उतना ही अच्छा है, जितना उसको इजी टू अंडरस्टैंड कर देंगे उतना ही अच्छा है। जितना इसको करप्शन से, ऑपरेशन से दूर रखेंगे, जितना इसको कम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना ही लोग अट्रैक्ट होंगे और वो आपकी तरफ आके आपको टैक्स देना उतना ही ज़्यादा पसंद भी करेंगे। तो कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड। फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम भी सेटअप रिजिड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए और उसको मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए हमें उसको फ्लेक्सिबल रखना है, इसको तंग नहीं करना। अगर आप लेट सपोज ज़्यादा टैक्स पे करना चाहते हैं, आप आज कर दें, कम टैक्स पे करना चाह रहे हैं आज कम कर दें, उसको डेफर कर दें फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो लोगों को मोटिवेट करें, वो जितना कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कम से कम उनसे वो तो लें। तो ऑटो एडजस्टमेंट टैक्स सिस्टम्स होने चाहिए ताकि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर सके। देन फिस्कल एडिक्वेसी, टैक्सेस उतरे तो हों जिससे गवर्नमेंट अपने खर्चे मीट कर सके। अगर एक स्मॉल टैक्स गवर्नमेंट को अच्छा और ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है तो गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। ज़्यादा लोगों से अगर कम टैक्स भी लेंगे ना तो भी ये लोग फ़ायदे में हैं, इर्रिस्पेक्टिव के कम लोग कम टैक्स दे रहे हो तो बंदे बढ़ा लें, क्वांटिटी बढ़ा लें, अमाउंट ऑफ टैक्स बेशक कम कर लें। इससे क्या होगा, हर शहरी के ऊपर बर्डन भी कम आएगा, वो इजीली पे बैक भी कर रहा होगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वो सारे टैक्सेस मिलके फ़ायदा किसको पहुंचेगा, गवर्नमेंट को पहुंचेगा। डाइवर्सिटी, टैक्सेस के अंदर डाइवर्सिटी लेकर आए, टाइप्स बढ़ा लें, लार्ज वैरायटी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले आएँ ताकि डिफरेंट टैक्सेस को इम्पोज किया जा सके। लाइक इंडस्ट्री में अलग हों, एग्रीकल्चर में अलग हों, सर्विस सेक्टर में अलग हों और ट्रेडिंग्स के अंदर अलग हों। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि टैक्सेस भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और एक है मेरे पास प्रोग्रेसिव और एक है मेरे पास प्रोपोर्शनल टैक्स। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक मेरे पास आएगा डायरेक्ट टैक्स, एक आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ये है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन के ऊपर क्लासिफिकेशन, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। और अगर रेट की बात करें तो दो आएंगे, एक आएगा प्रोग्रेसिव और एक आएगा प्रोपोर्शनल। ये है ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। भाई एक टैक्स को मैं कब कहूंगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है? जी, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ऐसा टैक्स जिसका बर्डन आप दूसरे पर नहीं डाल सकते।
यानी कि ये टैक्स आप पे अगर इम्पोज हो गया तो आपने ही इसको पे करना है। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता दूसरे पे, ये आपके नाम पे आया है, इसकी प्राइम मिसाल होती है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। तो हमारे पास एक सेकेंड, हमारे पास जो इनकम टैक्स है दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स, और जो सेल्स टैक्स है ये आपका कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? सेल्स टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट हो रहा होता है, मगर इनकम टैक्स के अंदर वो बर्डन शिफ्ट नहीं होता। जैन भाई ने पैसे कमाए हैं 10 लाख और रेट है 2% का, तो वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे इस 2% के मुताबिक। तो ये इनकम टैक्स है जिसका बर्डन आप आगे से आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर इम्पोज हो गया है उसी ने पे करना है। जिसके ऊपर इनिशियल बर्डन आ जाए, जिसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाए, अल्टीमेट बर्डन आ जाए, उसी ने पे करना है। तो इनकम टैक्स इसकी एक पॉपुलर एग्जांपल है। ये सारी बातें ना आप फिर से पढ़ेंगे जब आप लोग कैफ 2 में जाएंगे। इनकम टैक्स किस तरह निकालना है, सेल्स टैक्स कैसे निकालना है, कैनन्स को दोबारा से टेक्निकली ये एक 1% ऑफ योर कैफ 2 है। क्या फ़ायदे हैं? इक्विटेबल, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, हायर द इनकम हायर द टैक्स। तो इसका मतलब है कि लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। ये ज़्यादा इक्विटेबल है, ज़्यादा मुसावात पे चलता है, किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा। जितना ज़्यादा आपने अर्न किया है आपने उतना ज़्यादा ही गवर्नमेंट को पे बैक करना है, सोसाइटी को पे बैक करना है। तो इनकम टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम के साथ। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही आप टैक्स पे कर रहे होंगे। फिर इकोनॉमिकल, इसकी जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है ये लेस है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू कलेक्शन। अगेन हम लोगों ने कैनन्स के अंदर भी बात की थी कि टैक्स कलेक्शन में जो खर्चे आ रहे हैं आपने उन खर्चों को मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश करनी है। जब आप उन खर्चों को ही मिनिमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टैक्स देने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको कम से कम इन्वॉल्व करें और डायरेक्टली जो टैक्स पेयर है वो थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट कर दे, अपना अमाउंट ऑफ टैक्स निकाले, वर्कआउट करे और उसको पे कर दे। सर्टेनिटी, गवर्नमेंट एस्टिमेट कर सकती है कि उसको कितने पैसे मिलेंगे, जिससे क्या होगा वो अपनी एक अच्छी प्लानिंग कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास एक फैक्टर ऑफ सर्टेनिटी यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। ये इलास्टिक होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये वैसे वैसे ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा। इनकम टैक्स कह लें, वेल्थ टैक्स कह लें, ये दोनों ही इंक्रीज होते हैं, यानी कि इनका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी ज़्यादा बढ़ रहा होगा। ये टैक्सेस रिड्यूस करते हैं डिस्पोजेबल इनकम को, एंटी इन्फ्लेशनरी होते हैं ना। तो जितना आप टैक्स पे करेंगे उतना आपके पास इनकम जो आपके पॉकेट में थी अब वो कम हो गई है, जिससे क्या होगा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये जो आपका डिमांड कर्व था वो लेफ्टवर्ड जाएगा जो कि इन्फ्लेशन को पुल करेगा, जो कि इन्फ्लेशन की जो डिमांड इन्फ्लेशन है उसको लेकर आएगा, डिमांड पुल को। इसके कुछ नुकसान भी हैं, ये इजीली इवेड किया जा सकता है। आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हैं, झूठी अमाउंट डाल सकते हैं। करेक्ट अमाउंट कभी भी टैक्स पेयर नहीं ऐड करता। क्यों? उसको डर है कि भाई जितना ज़्यादा वो अमाउंट बढ़ा के बताएगा
उतना ज़्यादा ही उस पर टैक्स भी इम्पोज हो जाएगा। तो टैक्स एवेजन यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है। ये अनपॉपुलर है, लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि यार उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। क्यों? उस वक्त जेब से जा रहा है ना, वो अलग से वर्किंग करके टैक्स पे कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली पे नहीं कर रहे हैं। अलग से अमाउंट निकाली है, टैक्स वर्किंग के लिए एक बंदा बुलाया होगा, उसको सारी बातें बताई होंगी, तमाम चीज़ें डिस्कस की होंगी, डॉक्यूमेंट शेयर किए होंगे, फिर वो बंदा बैठा होगा, फिर वो आपको टैक्स निकाल के देगा, फिर आपको चीज़ें फॉल्सिफाई करवाएंगे। तो ये लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं, अनपॉपुलर है, तभी इनकम टैक्स के अंदर लोग ज़्यादा घबरे कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको टैक्स देंगे तो हम क्या बचाएं, सेविंग्स क्या करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, हम तो आपको अच्छी खासी रकम पे कर रहे हैं, तो हमारे पास सेविंग कहाँ पे गई। तो इससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज होती हैं। लोग टैक्स दें, खाना खाएं, बचाएं या इन्वेस्टमेंट करें। और लोग कहते हैं कि भाई जब कमा के आप ही को देना है तो फिर हमें कमाने का फ़ायदा, तो हार्ड वर्क वो फिर नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे हैव अ फियर कि अगर हम लोगों ने कमा के आप ही को देना है, आप ही का पेट भरना है, तो फिर हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है। तो ये कुछ मसले हैं इस तरह के टैक्स के साथ। जी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये टैक्स ऐसा है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, मगर इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते थे आप, इसका कर सकते हैं। होता ये है कि GST, आप जो भी चीज़ बाय करते हैं उसकी MRP, जो उसकी मिनिमम रिटेल प्राइस होती है, मैक्सिमम सॉरी, उसके अंदर GST लगा होता है, जनरल सेल्स टैक्स ऐड हुआ होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, ये चार्ज करवाती है ऑन प्रोड्यूसर्स, मगर वो बड़े ही तरीके से कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को ऐड करके। तो ये ऐसा है जनाब कि इसमें इम्पैक्ट, जो इनिशियल बर्डन जिस पे पड़ा है वो और है, और जो अल्टीमेट बर्डन जिस पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो और है। इम्पैक्ट आएगा प्रोड्यूसर्स पे, मगर अल्टीमेट बर्डन किस पर जाएगा? कंज्यूमर्स पे। GST इसकी एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। गवर्नमेंट ने 16% इम्पोज किया है सेल्स टैक्स, कंपनियों ने, प्रोड्यूसरों ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया टू द एंड यूज़र कि भाई हम क्यों दें, उनकी प्राइस में ऐड कर दिया। अब देखा जाए तो ये वो टैक्स है जो कि सबकॉन्शियसली आप पे कर रहे हैं। जब आपने वो चीज़ बाय की है तो आपने GST पे कर दिया है, आपसे अलग से नहीं मांगा। आप तो अगर 2 रुपये की पेन भी खरीदने गए ना, उसके ऊपर भी GST लगा होगा। तभी कहते हैं कि जितनी आप लोगों ने पेमेंट करनी है वो बैंकिंग चैनल से करें, ताकि GST का रिकॉर्ड आपके पास रहे और आप उसको एंड की वर्किंग में से माइनस करवा सकें। कैश की पेमेंट इसीलिए उसको डिस्करेज किया जाता है। जी, इट कैन करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज इफ अ प्रोडक्ट कॉजेज डायरेक्ट एक्सटर्नल कॉस्ट like health cost associated with alcohol or cigarettes. The tax can be used to mitigate these. Health tax on cigarette is a recent example. ठीक है, इसकी एवेजन डिफिकल्ट है। क्यों? जब आप बाय कर रहे हैं तो आप पे भी कर रहे हैं साथ, ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर GST पे करके ही वो प्रोडक्ट हासिल करते हैं। अब कंज्यूमर के पास चॉइस है कि जब भी वो प्रोडक्ट बाय करेंगे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो बाय करें या ना करें उन पर डिपेंड कर रहा है, मगर जैसे ही वो बाय करेंगे उनकी जेब से लामहल्ला तौर पे वो पैसे आउट होंगे ही होंगे। तो कंज्यूमर्स मेक चॉइस एंड देन टैक्स इज पेड रादर देन हैविंग इनकम। ये वाइड रेंज आपने इसको फैला दिया, आपने इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे सेग्रीगेट कर दिया है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको GST पे करना है। आप कुछ भी बाय कर लें, आप गवर्नमेंट को पैसे लाजमी पे कर रहे होंगे। और जो ख़राब गुड्स होते हैं, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, जब आप इनके ऊपर हैवी टैक्स ऐड करेंगे तो लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी। अल्टीमेट पर्पस भी होता है कि हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएं
यहाँ पे आप उनकी प्राइस इतनी बढ़ा दें कि जिसने वाकई में अपनी तबीयत ख़राब करनी है सिर्फ वही जाके बाय करे, और वो बाय भी कर रहा है और वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहा है, तो वो डबल ख़राब काम करेगा। ये रिग्रेसिव होता है, यानी कि इनकम ज़्यादा है कम है आपको वो टैक्स पे करना ही है। एक बंदे की इनकम अगर लेट से दिन की 2000 है, उसको भी वही टैक्स पे करना है, और अगर उसकी इनकम 2 लाख है उसको भी उतना ही टैक्स पे करना है। तो ये रिग्रेसिव है, ये इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा। पुअर के ऊपर भी वही टैक्स आ रहा है और रिच के ऊपर भी वही टैक्स आपको देखने को मिलता है। कॉजेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, चूंकि ये प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड है, इसका मतलब है कि इसने इन्फ्लेट लाजमी करना है, चीज़ को महंगा ज़रूर कर देना है, जिससे क्या होगा, सामान बिकना शुरू हो जाता है ब्लैक मार्केट में। यानी कि अगर टैक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ना, तो लोग क्या करेंगे, इलीगल मार्केट्स में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, जहाँ पे वो चीज़ सस्ती देंगे टैक्स के अलावा। अनसर्टन, जो चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं उनके ऊपर कितना जीएसटी आपको देना पड़ा है, 16% है, 17% है, उस वक्त एट द टाइम ऑफ बाइंग भी आप अनसर्टन होते हैं। और इवन जब बिल बनता है तो उसके ऊपर भी यू फील, आपने कभी भी बिल खोल के चेक नहीं किया होगा कि भाई मुझे कितना जीएसटी पे हुआ है, मैंने कितना टैक्स गवर्नमेंट को आज पे किया। तो ये मार्केट को डिसइक्विलिब्रियम में ले आता है, ख़राब कर देता है और चीज़ों को उस तरीके से डील नहीं कर पा रहा होता। Then we have progressive tax. A tax is said to be progressive if its rate increases along with the increase in tax base. यानी कि ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इसकी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। ये इक्विटेबल है, ये भी सर्टन है, एंटी इन्फ्लेशनरी है, बिल्ट इन स्पेशलाइजर है, टैक्स एवेजन की परसुएशन है। ये सारी वही बातें हैं जो कि इससे पहले आप ऊपर रीड करके आए हैं फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि उसमें आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया ना, तो ये अगेन सारी बातें वही हैं, तो उसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें, ये एक ही बात है। एंड देन वी हैव प्रोपोर्शनल टैक्स, जहां पे टैक्स रिमेन्स अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन टैक्स बेस। ये फ्लैट टैक्स होता है, टैक्स सेम खड़ा रहेगा, जो टैक्स का रेट है दैट वुड बी सेम, ये चेंज नहीं होगा, चाहे टैक्स बेस बढ़ रही है, टैक्स बेस कम हो रही है। टैक्स बेस क्या है बेसिकली? टैक्स बेस इज एसेट्स माइनस टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स या इनकम। तो वही आप इसको आसानी के लिए इनकम कि ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स। मगर प्रोपोर्शनल क्या है कि टैक्स का रेट अनचेंज्ड है इररिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वही बात है जीएसटी वाली, इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, जितना ज़्यादा आप जीएसटी पे अमीर ने भी उतना ही करना है और गरीब ने भी उतना ही पे करना है। तो मोर और लेस इसके भी वही फ़ायदे नुकसान हैं जो कि अभी हमने कवर किए हैं। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव, पुअर को ज़्यादा बर्डन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें गरीब ज़्यादा पे कर रहा है और अमीर कम पे कर रहा है। यानी कि रिग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसमें ज़्यादा इनकम वाला ज़्यादा इनकम कम दे रहा है और कम वाला ज़्यादा टैक्स दे रहा है। तो जीएसटी और वैट अगेन वही मिसालें इसके से भी यूज़ होती हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है, ये सारी बातें अब आपको समझ आ चुकी होंगी होपफुली। जी, अब देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ
फ्रीडमैन भाई आए और उन्होंने आके एक स्ट्रक्चर दिया, एक मॉडल दिया ग्रोथ का। उन्होंने कहा कि भाई सिस्टम आपका एक्सपैंड करेगा इनटू वन और मोर डायमेंशंस विदाउट अ चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। कैसे पॉसिबल है? उनके मुताबिक कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो आपको हेल्प करती है टू गॉज इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ कंट्री। जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा कंट्री और उसके जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो उसकी हेल्थ है बेसिकली इकोनॉमिक हेल्थ, वो भी ग्रो करेगी। जिस तरह प्रोडक्शन को बढ़ा लें तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, आप इनकम बढ़ा लें ग्रोथ ही ग्रोथ है। फिर आए हमारे पास रोस्टो, WW रोस्टो भाई। उन्होंने कहा कि भाई ट्रेडिशनल जो हमारी इकोनॉमी है उसको अगर आपने ग्रो करना है तो उसके कुछ स्टेजेस हैं। उन्होंने 5 स्टेजेस का कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि बहुत पुराना प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी विद नो टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज, जहाँ पे कुछ भी नहीं देखा जाता था। बहुत ही पुराना ज़माना है, नो साइंस, नो नॉलेज, नो एक्सपीरियंस व्हाट्सोएवर। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्री टेक स्टेज आई। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेडिशनल जो इकोनॉमी थी वो मूव हुई टुवर्ड्स मॉडर्न फार्मिंग। पहले क्या था? ट्रेडिशनल फार्मिंग। ये कहाँ से आई थी? यहाँ से। तो अब ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है ये मूव होकर चली गई है टुवर्ड्स मॉडर्न। देन इसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई और मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिमेन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल। तो इसकी इंपॉर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मज़ीद बढ़ती गई। फिर मैच्योरिटी फेज़ में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई और इंडस्ट्री ने अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई किया। फिर मैस कंजम्पशन, लोगों ने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक चीज़ें बाय करना शुरू की। तो दिस इज़ हाउ रोस्टो के मुताबिक इकॉनमी ग्रो करती है। इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंस इंडिकेटर्स। आइए देखते हैं क्या होते हैं। लीडिंग, लीडिंग क्या है? बेसिकली 3 से 12 महीने, यानी कि आप पीक पे जा रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, ये 3 से 12 महीने में डिसाइड हो जाएगा थ्रू इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस। अगर इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो उम्मीद आपको दिला रहे हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, इन योर गुड्स, इन योर सर्विसेज, तो इकॉनमी अपना पीक छुएगी। नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे जो कि आपकी इकॉनमी को बढ़ाएंगे। न्यू बिल्डिंग्स, हाउसेज आप बनाएंगे फॉर प्राइवेट सेक्टर और मनी सप्लाई भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होगी। इकॉनमी जो है वो अच्छे से डेवलप हो रही होगी, ग्रो हो रही होगी। स्पेंडिंग मोर ऑन हाउसिंग विल जनरेट मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, फिर होते हैं हमारे पास कोइंसिडेंट। ये बेसिकली क्या है? ये क्या है? यहाँ पे अब आपको लोग चाहिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर काम शुरू होगा। लोगों की जो पर्सनल इनकम है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने सर्विसेज, कितने गुड्स को यूज़ करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सेल्स, तो ये वो एरिया है जो कि कोइंसिडेंस में आएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को देखना पड़ेगा हमें। जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज़ हुआ होगा, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को, फर्म्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि प्रोस्पेरिटी को मेंटेन किया जा सके। क्यों? उनकी पर्सनल इनकम उनको इजाज़त देती है कि वो खर्च सकते हैं ज़्यादा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर लैगिंग। अब लैगिंग क्या है? बेसिकली लैगिंग इज के अब महंगाई आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है, एवरेज इनकम लोगों की गिर गई है और जो आपका CPI है वो ये शो कर रहा है कि भाई इन्फ्लेशन है।
CPI क्या है? मेजर ऑफ प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। तो जितनी ज़्यादा ये इंक्रीज़ होती जाएगी उतना ज़्यादा ही लोगों में मसला आएगा और उनकी परचेजिंग पावर गिरती जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जब ये होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हाई होगा, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपकी जो पर कैपिटा इनकम है इन अ बिजनेस साइकिल वो कम होगी। अब आप उस महंगाई को बर्दाश्त फिर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये सारी वो बातें हैं जो कि हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। आई वुड लाइक कि आप इसकी क्विक रीडिंग करें एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर फाइनली एंड होता है 9। तो 9 हमारा ख़त्म हुआ। 9 प्योर रीडिंग है, चाहे वो टैक्सेशन हो या चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो। आपकी अगर रीडिंग स्ट्रॉन्ग है इस चैप्टर की, कॉन्सेप्ट जहन में आ गए हैं, तो आपको बड़े अच्छे से और ऐसे तरीके से आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड होता है और अब हम लोगों ने बात करनी है चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।